अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में आज जो हमने ऑर्गेनेली पढ़नी है वो है सेंट्रियोल। जी, सेंट्रियोल बेसिकली जब हम इसकी लोकेशन देखें तो ये न्यूक्लियस के बाहर जहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और आप सेंट्रियोल अगर देख रहे हैं तो ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बाहर एक्सटीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। ये इसकी लोकेशन है और ये न्यूक्लियस जो सेंट्रियोल जो हमारे पास ऑर्गेनेली है और ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आज हमने बेसिकली जो डिस्कस करना है सेंट्रियोल की पोजीशन को डिस्कस करना है और सेल के अंदर ये कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होता है और साथ साथ हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। अक्रेंस ये बेसिकली कहाँ किन सेल्स में प्रेजेंट होता है तो ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है और लोअर प्लांट्स में। याद रखें सेंट्रियोल हायर प्लांट जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं तो उनमें ये एब्सेंट होता है, हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, ये लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसकी अक्रेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये हायर प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होती सेंट्रियोल। अब हम लोकेशन की बात कर लेते हैं कि बेसिकली सेल में सेंट्रियोल की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन हमारे पास जो सेंट्रियोल है वो है 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं। अगर हम डायग्राम में देखें तो ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो हमें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो उसके बाहर हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है और ये सेंट्रियोल क्या है 2 सेंट्रियोल्स पेयर फॉर्म में होते हैं, लोकेटेड नियर करीब होते हैं किसकी साइड पे एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होते हैं। और ये 2 सेंट्रियोल्स हैं वो क्या होते हैं यूजुअली प्लेस्ड प्रेजेंट होते हैं एट द राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे पर राइट एंगल हम किसे कहते हैं 90 डिग्री। तो हमारे पास ये सेंट्रियोल्स हैं, 2 सेंट्रियोल हैं, ये एक दूसरे से 90 के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के बाहर है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हैं, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे पर राइट एंगल मतलब 90 के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। ये सेंट्रियोल की लोकेशन हो गई। और अक्रेंस हम पढ़ चुके हैं, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और लोअर प्लांट्स में, और ये एब्सेंट होते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है। ईच सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स। हम प्रीवियस लेक्चर में जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था तो हम बात कर चुके हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है, ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। तो हमने एक पढ़ा था कि ट्यूबुलिन जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल है उससे एक डिफरेंट ऑर्गेनेलीज अराइज होती हैं। अब उसमें से हमने कुछ पढ़ी, सीलिया अराइज होता है, बेसल बॉडी, फ्लैजेला, और हमने पढ़ा था सेंट्रियोल ड्राइव होता है माइक्रोट्यूब्यूल से। तो यही बात हम आज पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास जो सेंट्रियोल है वो बेसिकली किससे मिलके बना है, माइक्रोट्यूब्यूल से। और टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर देखें डायग्राम में तो हमारे पास ये हमारे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। और किस लोकेशन में, किस पोजीशन में, किस तरीके से प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल एरे बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, सिलेंड्रिकल एरे बना रहे हैं। जरा आप यहाँ पर देखें, ये सिलेंड्रिकल एरे बन रहा है। अगर हम यहाँ पर भी देखें तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सिलेंड्रिकल फॉर्म में अरेंज है, सिलेंड्रिकल पोजीशन में अरेंज है। तो ये ईच माइक्रोट्यूब्यूल्स, हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में हर एक सेंट्रियोल में कितनी फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो अरेंज है सिलेंड्रिकल एरे फॉर्म में। अब ईच 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, हर एक 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये 3 ट्यूब्यूल, एक हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं और एक माइक्रोट्यूब्यूल फर्दर
क्या होते हैं उसमें 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। ज़रा आप ये देख लें 1 2 3 हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में फर्दर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो हम इसे कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल दूसरी ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होती हैं किसके थ्रू? कनेक्टिंग फिब्रिल्स के थ्रू। ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, दोबारा बोल रही हूँ, दूसरे ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट होती हैं कनेक्टिंग फिब्रिल से। तो इस तरीके से ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो क्या है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बोल रही हूँ, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर डिवाइड होती हैं किसमें? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स में। तो ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स और कहें हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में कनेक्ट हैं थ्रू कनेक्टिंग फिब्रिल्स। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्यूल का स्ट्रक्चर है। ये आपस में किसका, और हर एक आपस में लिंक होती है सेंटर से भी रेडियल फिब्रिल के थ्रू, रेडियल फिब्रिल के थ्रू। तो हमारे पास क्या है? ईच सेंट्यूल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ईच ऑफ द 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स में से हर एक फर्दर कंपोज होती है 3 माइक्रोट्यूब्यूल से। इन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स को बेटा हम कहते हैं ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये बेसिकली किसका स्ट्रक्चर है? सेंट्रियूल का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करने लगे हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रियूल्स। फंक्शन ऑफ सेंट्रियूल्स पे हम बात करेंगे। इसके बेसिकली 3 फंक्शन हैं सेंट्रियूल के। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर अ सेल डिवाइड, अभी हम बात करके आ चुके हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें हेल्प करते हैं? स्पिंडल फॉर्मेशन में ड्यूरिंग माइटोसिस। ये हमने पढ़ा है साइटोस्केलेटन में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब सेल डिवाइड करने बिफोर माइटोसिस, बिफोर अ सेल डिवीजन, क्या होता है कि हमने बात की हर एक सेल के पास अपना एक सेंट्रियूल होता है। 2 सेंट्रियूल होते हैं जो पेयर फॉर्म में हम जिसे कह रहे हैं। सबसे पहले एक सेल ने जब 2 सेल में डिवाइड होना है, दो चीज़ें डुप्लीकेट करती हैं बेटा। एक तो सेंट्रियूल डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि हर एक सेल के पास अपना एक सेंट्रियूल, तो अपना एक पेयर ऑफ सेंट्रियूल तो जाना है ना। तो वो सेंट्रियूल क्या कर जाता है जब सेल डिवाइड होने से पहले? डुप्लीकेट करता है। और साथ साथ जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, वो डुप्लीकेट करता है। अब एक सेल से 2 सेल बनने हैं, तो वो दोनों सेल में सेम ऑर्गेनेलिस होंगे, तो वो ऑर्गेनेलिस पहले क्या कर जाते हैं बेटा? डुप्लीकेट कर जाते हैं, ताकि दूसरे सेल में भी वही मटेरियल चला जाए जो पहले सेल में था। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रियूल डुप्लीकेट करेंगे, और जेनेटिक जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम डीएनए या क्रोमोसोम कहते हैं, वो डुप्लीकेट करेगा। तो पहला फंक्शन क्या है? बिफोर अ सेल डिवीजन सेंट्रियूल डुप्लीकेट। जब सेंट्रियूल डुप्लीकेट करेंगे तो 2 पेयर ऑफ सेंट्रियूल बन गए। ठीक है, और क्या होता है? सेंट्रियूल ऑन ऑपोजिट साइड। पहले ये न्यूक्लियस, अब यहाँ पे ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब आप लोगों ने 9th टर्म में माइटोसिस पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जब सेल डिवाइड करने लगता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है तो उसका जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ठीक है, और इस टाइम पे ये जेनेटिक मटेरियल भी डुप्लीकेट कर चुका है, और हमारे पास सेंट्रियूल भी डुप्लीकेट करके सेल के ऑपोजिट पोल पे चले गए हैं। ठीक है, तो 1 माइग्रेट duplicate and 1 pair migrate to opposite side of the nucleus, then spindle fibers form from them। अब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं किससे? माइक्रो, यहाँ पे सेंट्रियूल से। ये स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स भी किससे बने हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और ये अराइज कहाँ से हो रहे, कहाँ से निकल रहे हैं? ये स्पिंडल्स, ये आपके पास सेंट्रियूल से निकल रहे हैं। स्पिंडल सेंट्रियूल से निकल रहे हैं, और सेंट्रियूल भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हैं, और स्पिंडल भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हैं। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स की किस कंपोजिशन क्या है? वो ट्यूबुलिन से मिलके बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंट्रियूल से स्पिंडल फाइबर्स, और ये हेल्प करेंगे ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ है और सेल ने डिवाइड होना है, तो ये हाफ जेनेटिक मटेरियल एक पोल पे मूव कर जाए, दूसरा जेनेटिक मटेरियल दूसरे पोल पे मूव कर जाए। ये किसकी हेल्प से होगा? इन फाइबर्स, इन धागों की हेल्प से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। और ये किससे अराइज हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये सेंट्रियूल से अराइज हुए हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था सेंट्रियूल का। सेकंड फंक्शन है सेंट्रियूल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ रिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। लोकेशन ऑफ रिंग, अब इसे हम क्या कहते हैं?
जब ये जेनेटिक हम बात कर रहे हैं सेंट्रियोल की, जिससे स्पिंडल फाइबर से अराइज हुए। अब क्या होता है, जैसे ही जेनेटिक मटेरियल अपने पोल सेंट्रियोल्स तक पहुंच जाता है तो बेटा हर एक साइड पर न्यूक्लियस, दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है, न्यूक्लियस अपीयर हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक ही सेल है, लेकिन एक सेल में इस टाइम दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि इस सेल ने डिवाइड होना है, एक सेल ने दो सेल में डिवाइड होना है, तो हर एक सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होना चाहिए। वो न्यूक्लियस जब भी बनेगा जब पहला वाला सेल का न्यूक्लियस डुप्लीकेट करेगा। देखो डुप्लीकेट किया, और जैसे ये जेनेटिक मटेरियल ऑपोजिट पोल पे बना, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और इस साइड पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। तो एक ही सेल में कितने न्यूक्लियस हो गए? बिल्कुल दो न्यूक्लियस हो गए, जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है। अब क्या होना है कि इस सेल ने कंप्लीट डिवाइड होना है, तो यहाँ पे एक माइक्रोफिलामेंट रिंग बनती है एक्टिन मायोसिन की हेल्प से। और वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेंट्रियोल सिग्नल सेंड करता है यहाँ पे। किसको सिग्नल सेंड करता है? एक्टिन और मायोसिन को, क्योंकि उसने क्या, कौन सी फिलामेंट बनाने होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स। और जैसे ही सेंट्रियोल सिग्नल सेंड करता है सेल मेम्ब्रेन को, और सेल मेम्ब्रेन की इनर साइड पे मैं आपको बता चुकी हूँ, जब मैं सेंट्रियोल पढ़ा, जब मैं आपको साइटोस्केलेटन पढ़ा रही थी तो बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर साइड पे एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनर फेस पे, इनर साइड पे। वो हेल्प करेंगे किसमें? क्लीवेज में, क्लीवेज फुर्रो में, क्लीवेज में कि सेल मेम्ब्रेन इनर साइड पे इनवेजिनेट करे। देख रहे हो, पहले रिंग का साइज ज़्यादा था, अब रिंग का साइज स्मॉल हो गया, मतलब सेल यहाँ से इनवेजिनेट कर गई है, सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर रही है, इन साइड पे पिंचिंग हो रही है, पिंच हो रही है, ठीक है। और जैसे ही पिंच होगी तो यहाँ पे दोनों सेल सेपरेट हो जाएंगे। अब हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस का अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो ऑलरेडी डुप्लीकेट कर गया था। हर एक सेल के बाहर क्या होगा? सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल हेल्प करता है फुल रिंग में, ठीक है, सेल के डिवीजन में, कि वो सेंट्रियोल सिग्नल सेंड करता है माइक्रो फिलामेंट्स को, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ माइक्रो फिलामेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रो फिलामेंट्स किससे मिलके बने हैं? एक्टिन फिलामेंट से। और एक्टिन फिलामेंट सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल इनर साइड पे, अंदर की साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेंट्रियोल ने सिग्नल सेंड किया कि न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, न्यूक्लियस पोल्स पे पहुंच चुका है, अपने न्यूक्लियस डुप्लीकेट हो गया है। अब क्या है? साइटोप्लाज्म को डुप्लीकेट होना है, दो सेल ने बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होना है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल ने सिग्नल सेंड किया माइक्रोफिलामेंट्स को, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, बेसिकली रिंग बनी और क्लीवेज फुर्रो हुआ, और इन दी एंड क्या हुआ? दोनों सेंट्रियोल सेपरेट हो गए, सॉरी दोनों सेल्स सेपरेट हो गए। और इन्वॉल्व इन दी थर्ड फंक्शन है सेंट्रियोल का, इन्वॉल्व इन दी फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सीलिया भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हैं, और इसमें इसकी फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल प्ले रोल कर पार्टिसिपेट करता है फंक्शन अपना। और सीलिया की एग्जाम्पल हमने किस में पढ़ी थी? सीलिया किस में प्रेजेंट होता है? पैरामीशियम में। सेकेंड ऑर्गेनेली जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है वो है वैक्यूल। अब हमारे पास यहाँ पर डायग्राम अगर आप देख रहे हैं तो डायग्राम में इस टाइम दो सेल हैं, एक एनिमल सेल है, सेकंड कौन सा है? प्लांट सेल है, बिल्कुल। अब एनिमल सेल में वैक्यूल अगर आप डायग्राम में देख रहे हैं तो वैक्यूल स्मॉल साइज का है, और हमारे पास प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज का है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, कि एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है, ठीक है, और सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सॉरी प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे वैक्यूल लार्ज साइज का होता है और सेंट्रल होता है, सेंट्रल होता है। क्या होता है? सेंट्रल होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है वैक्यूल, और लार्ज साइज का होता है। इसकी लार्ज साइज होने की वजह से ये क्या करता है, जो ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होता है उनको पुश करता है सेल मेम्ब्रेन की साइड पे। सेल मेम्ब्रेन साइड मतलब पेरिफेरल साइड पे, और जैसे ही ये पेरिफेरल साइड पे पुश करता है, न्यूक्लियस पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन की तरफ चला जाता है, की तरफ मूव कर जाता है, और सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस आपके पास यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल आ जाता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में वैक्यूल का, कि एनिमल सेल में पेरिफेरल साइड पे वैक्यूल होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सेंट्रल में लार्ज वैक्यूल होता है और पेरिफेरल साइड पर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की तरफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। अब स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है।
प्लांट सेल में क्या लार्ज वैक्यूल किस तरह से बनता है बेटा, जब वैक्यूल स्मॉल साइज के वैक्यूल आपस में फ्यूज करते हैं तो लार्ज साइज का वैक्यूल बनता है। ये कब बनता है, ड्यूरिंग दी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब प्लांट की ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट होती है, तो स्मॉल साइज के वैक्यूल्स आपस में फ्यूज होके लार्ज साइज का एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं, सेंट्रल वैक्यूल। अब फंक्शन क्या होता है बेसिकली वैक्यूल का, हमारे पास जो फंक्शन है वैक्यूल का, वैक्यूल सर्व टू एक्सपेंड दी प्लांट सेल। प्लांट सेल को ये एक्सपेंड करता है विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। अब ये बात समझनी है कि हम जो प्लांट सेल है इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल होती है। और प्लांट सेल की जो सेल होता है वो रिजिड होता है, टर्जिट होता है, जिसकी वजह से ही सेल वॉल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती क्योंकि यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियस नहीं है, सॉरी लार्ज वैक्यूल नहीं है जिसने प्रेशर देना है, प्रेशर क्रिएट करना है। लेकिन हमारे पास जो प्लांट सेल है यहाँ पे लार्ज वैक्यूल होता है। लार्ज वैक्यूल क्या करता है, प्रेशर जनरेट करता है, ऑर्गेनेलिस को पेरिफेरल साइड पर सेल मेम्ब्रेन की तरफ पुश करता है। अगर ज़्यादा ये पुश कर दे तो सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो सकती है। इसकी सेल मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जब ये पुश करता है सेल वैक्यूल ऑर्गेनेलिस को पेरिफेरल साइड पे, तो सेल क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक है, उस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर तनाव आ जाता है। तो वैक्यूल हेल्प करता है कि प्लांट सेल टर्जिड रहे और इसका टर्गर मेंटेन रहे। तो यहाँ पे वैक्यूल इसमें हेल्प करता है और वैक्यूल हेल्प एक्सपेंड करता है प्लांट सेल को, टर्जिड क्रिएट रिजिडिटी क्रिएट करता है, उसको एक्सपेंड करता है प्लांट सेल को। और सेकंड, विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। अब देखो डाइल्यूट का क्या मतलब होता है कि वाटर की कंसंट्रेशन या हम बात करें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सेल के बाहर जो सेल है, सेल के बाहर से वाटर कभी भी सेल के अंदर नहीं आएगा प्लांट सेल के अंदर कि ये प्लांट सेल को एक्सपेंड करे और उसको ना प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको डाइल्यूट करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बल्कि वैक्यूल का साइज इंक्रीज होगा ताकि वो सेल को एक्सपेंड करे विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारे पास जो वैक्यूल है वो स्टोर करता है वाटर को, सेल के प्रोडक्ट्स को, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, मतलब मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिज्म के दौरान डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं, वो यूज़फुल भी हो सकते हैं और वेस्ट भी हो सकता है, वो स्टोर करता है। अब मेजर कंट्रीब्यूटर क्या है प्लांट सेल में, ये टर्गट क्रिएट करता है, टर्गट तनाव को कहते हैं। जो प्लांट सेल में तनाव क्रिएट करता है वो कौन करता है, वैक्यूल। That provides support for their individual plant cell, contribute to rigidity of the leaves and younger parts of the plant। आपको पता है कि जब डे टाइम में प्लांट का जो लीव्स होते हैं वो अपनी डायरेक्शन सनलाइट की तरफ कर लेते हैं और प्लांट बिल्कुल क्या हो जाते हैं, जो उसकी लीव्स हो जाते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, बिल्कुल उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है लीव्स का, ताकि ज़्यादा सनलाइट फॉल करे लीव्स पे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, फोटोसिंथेसिस हो। तो वो रिजिडिटी टर्गट लीव्स में किस तरह क्रिएट होता है, लार्ज वैक्यूल की हेल्प से। ठीक है, ये तो था फंक्शन वैक्यूल का। अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं वैक्यूल का एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल में वही मैं पहले ही बता चुकी हूँ लेक्चर वैक्यूल के स्टार्ट में कि यहाँ पे एनिमल सेल में सेविरल काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, एक से ज़्यादा वैक्यूल हो सकते हैं एनिमल सेल में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जस्ट एक लार्ज वैक्यूल होता है, वन लार्ज वैक्यूल, वो भी सेंट्रल होता है। और ये भी यूज फॉर स्टोरेज यूज, और प्लांट सेल में भी यूज टू स्टोर वाटर। एंड जैसे ही ये लार्ज वाटर को स्टोर करेगा तो पुश कर देगा किसको, पुश करेगा ऑर्गेनेलिस को अगेंस्ट पेरिफेरल साइड पे, अगेंस्ट दी सेल वॉल की तरफ। और यहाँ पे देखें ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है एनिमल सेल में, वाटर और वेस्ट को। और ये क्या करता है, ये भी इन्हीं चीज़ों को स्टोर करता है और सेल को क्या, प्लांट के सेल को क्या कर देता है, रिजिड कर देता है, उसमें टर्गर क्रिएट कर देता है, उसको उसमें तनाव क्रिएट करता है ताकि वो प्लांट सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो, लीव्स का सरफेस एरिया इंक्रीज हो। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ज़्यादा सनलाइट फॉल करेंगी और जैसे ज़्यादा सनलाइट फॉल करेंगी और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ये आज का हमारा टॉपिक था।
तो हम जिसमें हमने सेंट्यूल के बारे में पढ़ा और वैक्यूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।